नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या आतंकवाद के फ्रंट पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या आसिम मुनीर की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? अभी अभी दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आई है। भारत और अमेरिका के बीच काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में भारत और अमेरिका ने सीमा पर आतंकवाद और आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई पर सहमति जताई है। भारत के साथ हुई इस काउंटर टेररिज्म मीटिंग में अमेरिका ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले और लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस मीटिंग में भारत और अमेरिका दोनों देशों ने UN 1267 सैंक्शंस रिजीम के तहत लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ एडिशनल डेजिग्नेशंस लगाने की बात कही है। नई दिल्ली में ही क्वाड के काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की भी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। तो क्या पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या मुनीर के पाले हुए आतंकवादियों पर बहुत जल्द कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? और क्या इसीलिए मुनीर अभी से युद्ध चिल्लाने लगा है? पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है, हमला करने की तैयारी कर रहा है, हमला करने की तैयारी कर रहा है। क्या मुनीर भारत पर हमले का प्लान बना चुका है? क्या पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद मुनीर को युद्ध की सनक हो गई है? जब हम बात कर रहे हैं जिस जंग की, वो आखिरी जंग है, फैसला कुन जंग। इतना खौफनाक तूफान है जो इस खित्ते में अब तैयार हो चुका है और किसी भी वक्त ये आतिश फिशा और ये जलजला फटेगा और पूरा खित्ता एक खौफनाक जंग की लपेट में आ जाएगा। उसके जवाब में जब पाकिस्तान एक दिफाई कार्रवाई करेगा। क्या भारत पाकिस्तान के बीच आखिरी जंग की शुरुआत होने वाली है? क्या ये जंग अब तक की सबसे भयानक जंग होने वाली है? और क्या इस जंग के लिए मुनीर ने अपनी फौज को रेडी रहने का ऑर्डर दे दिया है? पाकिस्तान में मुनीर की इस युद्ध वाली सनक पर कमेंट्री शुरू हो गई है। मुनीर कब, क्या, कैसे और क्यों करने वाला है? पाकिस्तानी खुद इसकी एक एक डिटेल बता रहे हैं। हर 2 लाइन में मोदी का ही नाम ले रहे हैं। ये पहला मौका है कि भारत में, दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अखंड भारत बनाना चाहती है। इस वक्त RSS और नरेंद्र मोदी की हुकूमत है भारत में, तो एक इंट्रिंसिक खौफ है इन हिंदुओं के दिमाग में कि पाकिस्तान की जानिब से वो फौजें आएंगी जो दोबारा आके दिल्ली पर कब्जा कर लेंगी। इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, जैसे सारा शिकार एक शिकारगाह में जमा हो जाए या सारी मछलियां एक छोटे से तालाब में जमा हो जाए तो उनका शिकार आसान हो जाता है। पाकिस्तानी जो कुछ भी कह रहे हैं उसकी टाइमिंग नोट करने वाली है। बस कुछ घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में थे, मोदी के साथ 1-to-1 इंटरैक्शन कर रहे थे, राष्ट्रपति भवन में डिनर कर रहे थे। लेकिन पुतिन ने जैसे ही हिंदुस्तान से विदाई ली, पुतिन जैसे ही अपने विमान में बैठकर निकले, पाकिस्तान में खबरें आने लगी कि मुनीर भारत पर अटैक की प्लानिंग और प्लॉटिंग करने लगा है। मुनीर की फौज तैयारियों में जुट गई है और इसमें बांग्लादेश वाला एंगल भी है। आसिम मुनीर के हालात ये हुए हैं कि वो इतना ज्यादा, उसका टोटल फोकस आसिम मुनीर का है कि मैं हिंदुस्तान से अगली जंग करूं, इंडिया के साथ अगली जंग करूं और उसमें बांग्लादेश को शामिल करूं। जी, आप अंदाजा करो यार, ये बंदा वाकई इज लॉस्ट इट। और ये बकायदा प्लान किया जा रहा है कि जी इंडिया के साथ अगली जो जंग है उसमें हम बांग्लादेश को साथ शामिल करके 2 फ्रंट वॉर करेंगे। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स, पाकिस्तानी नेवी के एडमिरल्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल्स ढाका इसी मकसद के लिए आजकल जा रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर मेजर आदिल रजा ने जो खुलासे किए हैं वो सच हैं। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब ढाका में पाकिस्तानी नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की थी। और इसके बस कुछ ही दिनों के बाद रियर एडमिरल मोहम्मद मोइनुल केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हसन की लीडरशिप में बांग्लादेश की नेवी के एक डेलीगेशन ने इस्लामाबाद का दौरा किया था और वहां पाकिस्तानी नेवी चीफ से मुलाकात की थी। यानी पाकिस्तान का सनकी मुल्ला मुनीर कोई ना कोई प्लान तो बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के हाथों मुंह की खाने के बाद मुनीर ने खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए खुद को ही पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बना दिया और अब वो पाकिस्तान का खलीफा बन गया है, पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है और भारत पर हमले का ख्वाब देख रहा है। लेकिन खुद पाकिस्तानी ही मुनीर को जी भर भर के गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मुनीर फिर मरवाएगा, पूरी दुनिया में फिर बेइज्जती करवाएगा। क्या जर्नैल अपनी हिमाकतों से एक दफा फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे? अगर नहीं समझाओगे तो उसके नताइज बहुत खराब होंगे। ये सब क्या बातें हैं? ये किस तरफ का इशारा कर रही हैं? ये मेरे आपके सबके सोचने और ये वक्त है इस पे कुछ कर गुजरने का, पाकिस्तान के हक में कुछ कर गुजरने का वक्त है। देखिए साहब, सियासत में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन जो जबर और जुल्म ये कर रहे हैं और जो जबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं जर्नैल, इस तरह चीजें टूटती हैं, बनती नहीं हैं। इस तरह चीजें टूटती हैं, बनती नहीं हैं। इनकी बदतमीजी इकरार है इस बात का कि ये अंदर से टूट रहे हैं, ये शिकस्त के करीब हैं, ये कंफ्यूज हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब ये क्या करें। इनकी बदतमीजी से ये बातें वाज़ेह नजर। आसिम मुनीर कितना परेशान है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसके पास। अब मुझे बताइए, अगर सब लोग इनकी मुखालफत छोड़ दें तो क्या इसके पास कोई प्लान है, कोई रास्ता है? अक्ल और फिक्र की बात कीजिए, सॉलिड बात कीजिए कि इसके पास कोई प्लान, कोई रास्ता है? He don't have no plan, no strategy, nothing. लोगों के दिलों में आपके खिलाफ नफरत मजीद भड़क गई। तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो? हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? तुम होते कौन हो? अब मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूं, तुम होते कौन हो? तुम चौकीदार हो, तुम्हें गन लेके दी गई है कि तुम घर के बाहर खड़े हो के चौकीदारी करो। तुम गन लेके घर के अंदर आ गए हो और कहते हो कि तुम्हारा कहना चलेगा और तुम्हारे कहने पे सारे घर के कारोबार जिंदगी चलाया जाए। तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हारा जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। तुम फौरन बाहर जाओ गेट पर, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको अंजाम दो। पाकिस्तान बनाने में किसी जर्नैल का कोई हाथ नहीं था, आवाम का हाथ था। पाकिस्तान तोड़ने में जर्नैलों का हाथ था, ज्यादा हाथ इनका था। आज फिर ये वही गलती कर रहे हैं। युद्ध की सनक में मुनीर यह भूल गया कि वो अपने लिए मौत को दावत दे रहा है। हिंदुस्तान तो कब से तैयार बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और भारत की तैयारी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 10 और 11 सितंबर को भारत एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है। हिंदुस्तान ने कराची से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में एक नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। 10 और 11 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। ये एक्सरसाइज पाकिस्तानी एयरबेस से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यानी पाकिस्तान के लिए खतरे का अलार्म बज गया है और अब पाकिस्तानी ये तक कह रहे हैं कि इस बार हिंदुस्तान नहीं छोड़ने वाला, बहुत मारने वाला है।
वैसे ही ऑलरेडी भारत की जानब से इनके, चाहे वह फिर आप इनके एयर जो चीफ हैं इनके बयानात उठा लें या इनके आर्मी चीफ के बयानात उठा लें, इसके अलावा इनके कई जो जनरल्स हैं वो भी ऐसी बुलंदोबांग हुए नजर आती हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी अब भारत की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान को लेकर एक नया ड्रामा जो है वो रचाने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और अब की बात भारत किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में बिल्कुल इस वक्त जो है वो तैयार होकर खड़ा हुआ है और इस दफ़ा भारत जो है वो कुछ नया करने वाला है। जो इस वक्त भारतीय अफवाह या बीजेपी सरकार की जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से बड़के या ऐसे मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात सामने आते हैं, ये बेसिकली उसको एक अपनी जो राह है वो हमवार करने के लिए ऐसी सूरत हाल जो है वो भारतीय अफवाज है इनकी जानब से क्रिएट की जा रही है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके अलावा भारत के साथ जितनी भी हमारी सरहद है वहां पर तैनात है। पाकिस्तान की दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान की मिलिट्री को भी, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी और एज ए नेशन हम सब को भी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंडियन आर्मी है उनका साइज़ बहुत बड़ा है, उनके पास जो टैंक्स का जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए इस इतने बजट में ये पॉसिबल नहीं था कि वो उसको कैटर कर सके, टैंक का जो साइज़ है वो उनके बराबर कर सके, क्योंकि आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो आर्मी के जर्नल हैं, इंडियन आर्मी के जर्नल, वो गाय बगाए ये बयानात देते रहते हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा है कि वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए इंडिया को अपनी जो मैकेनाइज्ड जो फोर्स है, जो टैंक्स हैं, उनको मूव करवाना पड़ेगा। और टैंक को रोकने के लिए पाकिस्तान डेफिनेटली अपने टैंक्स जो हैं वो उनके सामने तो खड़ा करेगा। इंडियन आर्मी चीफ की वीडियोज़ भी आई थी, वो भी अपनी फील्ड यूनिट्स में गए थे और वहाँ पे वो बोस्ट कर रहे थे कि किस तरीके से जो इंडियन आर्मी है उन्होंने ड्रोन्स को इंटीग्रेट कर लिया हुआ है। तो अब ये पाकिस्तान को भी बड़ा ज़बरदस्त और क्लियर कट मैसेज है कि ये देखें, ये अब हमारा आपकी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ये जवाब है। मुनीर के लिए रेड अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि कुछ घंटों पहले ही नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और हिंट दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा, घर में घुसकर मारेगा। और ऐसा बहुत जल्द होगा क्योंकि मुनीर के इशारों पर जैश ए मोहम्मद नई टेरर एक्टिविटी प्लान कर रहा है। इससे जुड़ा एक खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी हैंडल्स पर एक पोस्टर पर लिखा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें जैश के आतंकियों ने कहा है, गेट रेडी, बाबरी स्क्वाड एक्टिव। जैश के इस पोस्टर में राम मंदिर की तस्वीर भी है। इसके अलावा जैश की महिला आतंकी विंग पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश की वुमेन विंग यानी जमात उल मुमिनात में अब तक 5000 जिहादी महिलाओं की भर्ती हो चुकी है। इस वक्त इन सभी महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश करके इन्हें फिदाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। मसूद अजहर ने खुद एक पोस्ट शेयर की और कहा, पीओके के हर जिले में जमातुल मुमिनात का ऑफिस होगा। यहां भर्ती से लेकर आतंकी हमलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये कोई संयोग नहीं कि उधर जैश का ये पोस्टर आया और पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों का जिहाद वाला वीडियो भी आ गया। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सब के तार सीधे सीधे आसिम मुनीर से जुड़े हुए हैं। आज मोदी फटके मारता है, आज मोदी बकवास करता है, आज पाकिस्तान को मिटाने की धमकियां देता है। हम उसको पैगाम देते हैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और मोदी सुन ले, इस मुल्क के पाकिस्तान से बड़े बड़े शहादा उठे हैं, रब के शेर उठे हैं। तेरी इस मंचरिया से, इस मंचरिया बस्ती से, इस गांव से अल्लाह की कसम 3 शहीद उठे। हमारा भाई बैठा है, इसका भाई सिराज जो वादी कश्मीर में गया, जिसने
उसने गजवा हिंद लड़ा, अपना खून जो है वहां पे पेश कर दिया। ये मुल्क कायम है, ये मुल्क बाकी है। जितनी इस पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हैं, आज 10,500 शहदा ने मैदानों में उतर के इस हिंदू बनिए के खिलाफ लड़ाई की। आज मोदी चीखता है, आज मोदी तिलमिलाता है, आज तिलमिलाता है, आज इसको तकलीफ होती है, आज बड़े बकवास करता है, सारी दुनिया को साथ मिलाता है। पाकिस्तान को मिटा दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो, कोई मस्जिद नजर ना आए, कोई मदरसा नजर ना आए। मोदी के सारे अजान में अगर उसको कोई रुकावट नजर आती है, हाफिज मोहम्मद शहीद नजर आता है, ये मुजाहिद नजर आते हैं, ये गाजी नजर आते हैं, ये शहदा के खानदान नजर आते हैं। हम ये पैगाम देते हैं, इंशाअल्लाह हम मरते दम तक जिहाद को जारी रखेंगे, अपनी जानों को लुटा देंगे, गर्दनों को कटा देंगे, खून को बहा देंगे, अपना तन मन पेश करके इस दुनिया से कुफर को मिटा के सारी दुनिया में इंशाअल्लाह इस्लाम को गालिब करके नबी की अजमत का परचम लहरा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सारे इसके लिए तैयार इंशाअल्लाह, और सारे तैयार इंशाअल्लाह। गलबा इस्लाम के लिए जान देनी पड़े तो दोगे इंशाअल्लाह। इस हिंदुस्तान से आकर हमने टकराना, और मुसलमानों हिंदुस्तान से टकराना पड़ेगा। हमने बड़े बड़े हुक्मरान देखे जो बड़ी यारियां पालते थे, बड़ी हिंदू से दोस्तियां लगाते थे, दिल्ली लाहौर को करीब करना चाहते थे। अल्लाह की कसम आज उनको मुंह की खानी पड़ी है कि मोहन भगवत जो आरएसएस का सरबराह है, जिसकी सरबराही में आज दहशतगर्दी सारे हिंदुस्तान में फैल रही है, और ये बीजेपी और ये आरएसएस और ये बजरंग दल और ये शिवसेना, ये हिंदुओं की तंजीमें, ये हिंदुओं की जमातें, जिनके ये अज़ाइम हैं, जो ये कहते हैं, जिनका ये एजेंडा है कि हमारा बड़ा अबू जहल था, तो वो दौर गुजर चुके। पाकिस्तान की फौज आलम इस्लाम की फौज है, पाकिस्तान की आर्मी आलम इस्लाम की आर्मी है, और हम ये पैगाम देते हैं, तुम मुकाबला करना चाहते हो मुजाहिदीन को, हाफिज मोहम्मद शहीद को, हाफिज आसिम मुनीर का, पाकिस्तान की आर्मी का, इंशाअल्लाह मेरा रब अनकरीब ये वक्त लाएगा, क्योंकि मेरा नबी कह के गया है कि काफिले बढ़ेंगे, गज़वा हिंद बर्पा होगा, मुजाहिद आगे जाएंगे, हिंदुस्तान के राजों को, बड़े बड़े जगीरदारों को, बड़े बड़े हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ के लाएंगे। मोदी हम तुझ तक आएंगे, तेरी दिल्ली को फैलाएंगे, मोदी तेरे सर को फोड़ेंगे, हम तेरे खून को निचोड़ेंगे, हम तुझे जहन्नम का ईंधन बना के छोड़ेंगे, तेरी दिल्ली को ढाएंगे, तेरे आगरा पे आएंगे, तेरे कलकत्ता को मिटाएंगे, और तेरे सारे हिंदुस्तान पे कब्जा करके हम रब का कुरान और अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद की अजमत के परचम लहरा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। लश्कर और जैश के आतंकी खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की कॉल दे रहे हैं। भारत में आतंकी हमला कराने के लिए आत्मघाती हमलावर भेजने की बात कर रहे हैं, और वो ये सब कुछ पाकिस्तान के नए नवेले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर के इशारे पर कर रहे हैं। मुनीर पूरे पाकिस्तान को यह चूरन बेच रहा है कि अगर भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान उसमें जीत जाएगा, लेकिन खुद पाकिस्तानी ही मुनीर के मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने से इत्तेफाक नहीं रखते। पाकिस्तान तो अभी से मुनीर को ऑपरेशन पार्ट 1 की याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी फौज की जैसी दुर्गति मई के महीने में की थी, उससे कहीं ज्यादा दुर्गति अगले युद्ध में होगी। बहुत गौर से सुनिएगा, पाकिस्तानी खुद मुनीर को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। फौज की पोल कैसे खोल रहे हैं। तो माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, और ये तो इनकी टांगे कांप रही थी। तुम्हारी औकात भी तुम्हें बता देता हूँ। भारत ने हमला किया,
एयरफोर्स ने जवाब दिया, हमारी बड़ी फौज ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, एयरफोर्स ने उनके जहाज गिराए, 4 हैं 6 हैं डजंट मैटर, लेकिन एयरफोर्स ने जवाब दिया। उसके बाद हमारी अगले दिन ठुकाई हुई, उससे अगले दिन ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, यहां तक कि जब ट्रंप बीच में कूदा, ट्रंप ने जंगबंदी की बात कर दी, तो आपने इजाजत मिलने के बाद आर्टिलरी के चंद गोले वहां फेंके। उनका पायलट पकड़ने की खबर झूठ, उनका मिसाइलों का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ, उनकी एयर बेसें मुकम्मल तबाह करने की खबर झूठ, हमारे जहाज श्रीनगर में जाके फजाइया में उड़ रहे थे, सब झूठ। ये झूठ फैलाया गया और सिंतास मुआहदा आज तक मुअत्तल है। बर्री फौज ने इस जंग में जो हुई है टके का काम नहीं किया, साबित करो कि किया। मैं कहता हूं बर्री अफवाज ने इस जंग में टके का काम नहीं किया। एयरफोर्स ने अलबत्ता दिफा अच्छा किया, वो ना दिफा करते तो पाकिस्तान को आपने लगवा दिया था। आप पर होता दिफा ISPR साहब, अगर एयरफोर्स ना होती तो आपने लगवा दिए थे पाकिस्तान के। अभी यहां मोदी लाहौर में चाय पी रहा होता अगर एयरफोर्स ना होती। यह है ग्राउंड रियलिटी, हम तो सच बात करते हैं, आपको आपकी हैसियत बताते हैं कि क्या है। 5 दिन आपने कौम को मार पड़ने दी। बताएं मसाजिद पे हमला करने दिया क्यों गया? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? औरतों बच्चों को भारत की जुर्रत कैसे हुई मारने की? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं और प्लाट लेते हैं? आपकी एयर बेसिस पे हमले करने की जुर्रत कैसे हुई भारत की? आपके लल्ले तलल्ले कौम क्यों बर्दाश्त करती है? ये आपके भाषण क्यों बर्दाश्त करती है? जुर्रत क्यों हो भारत की हमला करने की? और हमला कामयाब कैसे हो जाए? हमारी बेसिस पे कैसे लगे उनके मिसाइल? हमारे औरतें बच्चे कैसे मारे गए? ये सवाल हैं असल करने वाले। फिर आपकी टांगे कांप गई आके, ओहो वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। आप ऐसे कांप रहे थे तब, ये हालात थे आपके। आप तो दे बैठे थे, सब कुछ दे दिला बैठे थे, और अभी भी आप कश्मीर की बात तक नहीं करते। तो हकायक बड़े तल्ख हैं, कौम सब जानती है, सब देख रही है। पाकिस्तान को आपने मकबूजा कश्मीर से वर्स बना दिया है। अब मकबूजा कश्मीर के लोग सोचते हैं कि यार हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आज़ादी ये होगी कि इस मुल्क में हम जाएंगे पाकिस्तान में, तो फिर हमारी जिंदगी में फर्क क्या आएगा? अब वो ये सोच रहे हैं। आपने ये बना दिया है पाकिस्तान को कि अगर ये जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, पाकिस्तान का बचना एक मौजज़ा होगा। जिस रास्ते पर ये चल पड़े हैं, ये रास्ता महज तबाही का रास्ता है। जब तक पूरी कौम इस बात पे यकसू नहीं होगी कि ये पाक फौज नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, हाँ हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू पाक फौज, हमने रिफॉर्म्स करने हैं। खुदारा इस पॉइंट को समझें, ये मैं टेप रिकॉर्डर की तरह खराब हुए हुए बार बार नहीं रिपीट पे चलता रहता। दिस इज द फंडामेंटल इशू। जब तक पूरी कौम इस पॉइंट पे यकसू नहीं होगी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो काबिज गिरोह है पाकिस्तान पे, ये हम पाकिस्तानियों पे कब्जा किए हुए हैं, और ये कब्जा खत्म करवाए बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुनीर अब धीरे धीरे अपने ही बिछाए जाल में फंसता जा रहा है। वो भले ही पाकिस्तान में सुप्रीम बन गया हो, सबसे ताकतवर बन गया हो, हिंदुस्तान पर हमला करने के सपने देख रहा हो, लेकिन अब तो खुद पाकिस्तानियों को भी मुनीर पर यकीन नहीं है। पाकिस्तान में हुए एक सर्वे में पता चला कि वहां के 82% लोगों को लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब है, और पाकिस्तान की फौज पर से लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। अब तो पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर को हिदायत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान से पंगा मत लेना, मोदी को मत छेड़ो, नहीं तो मोदी छोड़ेगा नहीं। मोदी वो करेगा जो मई के महीने में पाकिस्तान के साथ किया था। जंग के दिनों में आपको दुश्मन आपको टाइम नहीं देता। आप बताइए, चलें आखिरी बात इस सवाल के जवाब में, रात को 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज,
तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने, उस वक्त आपने सऊदी अरब को कॉल करना था अगर हमारा मुआहदा हुआ होता। किसने करना था? हमने करना था खुद। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। माजी नहीं है कि आप किसी को भी बेवकूफ बना लेंगे। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 मकामात के ऊपर मिसाइल हमले किए। आपको एक जगह बता दें जहां आपने भारत को किया, लेकिन ये 7 मई का वाकया है। 8 मई को क्या हुआ, 9 मई को क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है भारतीय ड्रोन जो है वो आके गिर रहे हैं और लोग मर रहे हैं। और सबसे खौफनाक 10 मई को क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने जो रावलपिंडी के अंदर जो नूर खान एयर बेस के ऊपर अटैक करके तबाह किया, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है 6-7 एयर बेसेस को जो है अटैक किया, प्रिसीजन के साथ अटैक किया। आप बताएं किस मुल्क के डीजीएमओ ने किस मुल्क के डीजीएमओ को कॉल किया? पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, ये बताएं। जंगबंदी हो गई, जंगबंदी के बाद 1 घंटे का टाइम लिया इंडिया ने, उस 1 घंटे में मजीद 7 एयरबेसेस 6 एयरबेसेस को हिट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान शहीद हुए। कौन सी आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं? पाकिस्तानी मुनीर को गाली दे रहे हैं, लेकिन मोदी के लिए ताली बजा रहे हैं। एलओसी के उस पार रहने वाले लोग अब खुलकर मानने लगे हैं कि भारत कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुका है। भारत से पंगा लेकर, मोदी से दुश्मनी मोल लेकर मुनीर खुद अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है और वो दिन बेहद करीब आता जा रहा है। पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन पर बहुत भयंकर बमबारी की है। रूस ने 51 मिसाइल और 683 ड्रोन दागे हैं। जेलेंस्की जिस शहर में रहते हैं वहां पुतिन ने इतनी मिसाइलें मारी हैं कि अब तक आग नहीं बुझी है। रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा धमाका हुआ है कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। यूक्रेन का बड़ा हिस्सा बिजली पानी के लिए तरस रहा है। युद्ध में ड्रोन सबसे घातक हथियार साबित हो रहे हैं। बड़े बड़े टैंक ड्रोन के आगे बेबस हैं। जेलेंस्की के दुश्मनों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध में अब बड़े हथियार नहीं, ड्रोन असली गेम चेंजर है। छोटे छोटे ड्रोन बड़े बड़े टैंक को चला रहे हैं। एक ड्रोन धमाके में हथियार डिपो का नामो निशान मिट रहा है। रूसी ड्रोन जेलेंस्की के गढ़ में अग्नि तांडव कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग 1381 दिन से चल रही है। युद्ध का सबसे विध्वंसक हथियार ड्रोन है। युद्ध का सबसे सस्ता हथियार भी ड्रोन है। ड्रोन बारूद बरसाकर बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर रहा है। ड्रोन फ्रंटलाइन की लड़ाई में सबसे कारगर हथियार साबित हो रहा है। फ्रंटलाइन पर जब यूक्रेन और रूस की सेनाएं आमने सामने मोर्चा लगाती हैं, तो सबसे पहले लड़ाई में ड्रोन युद्ध होता है। उसके बाद पैदल आर्मी आगे बढ़ती है। वहां भी ड्रोन यूनिट ही आगे चलती है। पीछे से असॉल्ट ग्रुप आते हैं। रूसी ड्रोन को मार गिराने के लिए यूक्रेन अब बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन इंटरसेप्टर ड्रोन के ऑपरेटर उन नौजवानों को बनाया जा रहा है जो वीडियो गेम खेलने में माहिर है। मोनिका अब यूक्रेनी सेना के असॉल्ट ग्रुप में ड्रोन पायलट है। वो 60 किलो की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर युद्ध के मैदान में ड्रोन युद्ध लड़ रही हैं। वो फ्रंट पर लड़ रहे अपने फौजी साथियों को ड्रोन से हथियार भेजती हैं। ड्रोन में हथियार कैसे लोड करना है और फ्रंट लाइन पर उन्हें कैसे अनलोड करना है, ये सब काम मोनिका अच्छे से कर रही हैं। पहले वो विदेश में नौकरी करती थी,
1 साल पहले जब युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया तो उन्होंने यूक्रेन की ड्रोन आर्मी में FPV ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर शामिल होने का फैसला कर लिया। Я працювала за кордоном. Вирішила, бо я завжди хотіла. मैंने विदेश में काम किया। मैंने सेना में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा करना चाहती थी। 1 साल पहले मैंने पूरी तरह से इसमें शामिल होने का फैसला कर लिया। 3 साल तक मैंने अलग अलग कोर्स किए, अलग अलग प्रशिक्षण लिए। मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैंने खुद को एक ड्रोन पायलट के रूप में आजमाया और मुझे बहुत पसंद आया। हमें एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहननी होती है जो 60 किलो की होती है। मैं उसे नहीं पहन सकती। जो लड़कियां असॉल्ट सोल्जर्स हैं जो बहुत ज्यादा वजन लेकर नहीं चल सकती, वो ज्यादातर 20 किलो कैरी कर सकती हैं। Я їх далеко прям сильно не протягну. मॉडर्न एज वॉरफेयर में ड्रोन ही असली सोल्जर है। वो कभी आत्मघाती ड्रोन बनकर दुश्मन पर टूट पड़ता है तो कभी दोस्त बनकर हथियार और दवाएं लेकर आता है। ये रूसी ड्रोन है जिसके टारगेट पर नाटो की वार मशीन है। ये नाटो का आर्मर्ड व्हीकल है जिसे लड़ाई में यूक्रेन के सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही रूसी ड्रोन इसकी पिक्चर कमांड सेंटर को भेजता है, वहां से तुरंत इसे तबाह करने का सिग्नल भेजा जाता है। ड्रोन फौरन पलट कर आता है, अमेरिकन कंपनी में बने आर्मर्ड व्हीकल से टकराता है और धमाके के साथ नाटो की युद्ध मशीनरी जलने लगती है। कुछ लाख में बना रूस का कामिकेजे ड्रोन लाखों डॉलर में बने नाटो के मैक्स प्रो को खाक कर देता है। ये एक और रूसी कामिकेजे ड्रोन है जो पूरी इमारत का पलक झपकते खंडहर खंडहर बना देता है। आसमान में छोटे एटमी हमले जैसे ज्वाला उठती है। आसपास की इमारतें भी बर्बाद हो जाती हैं। रूस के ड्रोन कीव और पोलैंड के बॉर्डर तक तबाही मचाते हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर 683 ड्रोन से हमला किया। पुतिन के दुश्मन नंबर 1 यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस शहर में रहते हैं, वहां कई इमारतें आग का गोला बन गई। डर के मारे यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मच गया। कीव के फास्टोव रेलवे स्टेशन में तबाही मची है। ड्रोन हमले के बाद रेलवे स्टेशन में आग लग गई। आग बुझाने के बाद फास्टोव रेलवे स्टेशन का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये हमला कितना घातक था। स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर 51 मिसाइलों से अटैक किया। यूक्रेन में भारी तबाही मचाई गई, कई इमारतें जला दी गईं। रूस ने ज़ेलेंस्की के गढ़ को तबाह करने के लिए किंजल और इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। बीती रात कीव में खौफ का आलम ये था कि जान बचाने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड में दुबके बैठे थे। जब जब रूस बड़े हमले करता है, कीव में लोग इसी तरह जान बचाने के लिए बंकरों या मेट्रो स्टेशन या सबवे में छुपकर रात गुजारते हैं। रूस ने जब से कामिकेजे ड्रोन में टर्बोजेट इंजन फिट किया है, उसकी मारक क्षमता बहुत बढ़ गई है। इनकी स्पीड 230 मील प्रति घंटा तक हो गई है। रूस ने अपने ड्रोन को लंबी दूरी तक मार करने के लिए JT-80 टर्बोजेट इंजन से लैस किया है, जो चीन में बने हैं। पुतिन से बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की भी लंबी दूरी के ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये रूस का साकी एयरबेस है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया। साकी एयरबेस क्रीमिया में है, जहां पुतिन के सुखोई 24 टैक्टिकल बॉम्बर तैनात है। यूक्रेन के बॉर्डर से रूस के चेचेनिया की दूरी 1319 किलोमीटर है। यहां भी ज़ेलेंस्की ने ड्रोन अटैक करवाकर स्काईलार्क बिल्डिंग को निशाना बनाया। यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन की लंबी रेंज है, जो उसने नाटो की मदद से हासिल किया है। यूक्रेन का ल्यूटी ड्रोन 1000 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। रूस के गैस और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर में तबाही मचाने में इस ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। यूक्रेन का UJ-22 एयरबोर्न ड्रोन फिक्स्ड विंग ड्रोन है, जो मॉस्को तक मार कर सकता है। R-18 ऑक्टोकॉप्टर यूक्रेन का भारी बम वर्षक ड्रोन है, जो दुश्मन के टैंकों और बख्तर बंद वाहनों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन का वेबर ड्रोन लंबी दूरी का कामिकेजे ड्रोन है।
जो रूसी ठिकानों पर हमले में इस्तेमाल किया जाता है। अब यूक्रेन सस्ते FPV ड्रोन पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिन्हें ड्रोन ऑपरेटर ही असेंबल करते हैं और वही इन्हें ऑपरेट करते हैं। Стереотипів всяких, дуже багато кажуть, жінок в армію не беруть. मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने कई मेडिकल कोर्स किए। मैं यूक्रेन की 3री असॉल्ट ब्रिगेड में डॉक्टर के तौर पर भर्ती हो गई। मैं आधे साल तक प्लाटून में बतौर डॉक्टर काम करती रही, जहां मैंने अलग अलग पदों पर काम किया। मुझे ड्रोन गेम खेलने का शौक था, इसलिए अब मैं यूक्रेनी सेना में ड्रोन पायलट हूँ। В будь-яких моментах. चेचेनिया पर हमला कर जेलेंस्की ने एक और खूंखार दुश्मन से पंगा ले लिया है। अब चेचेनिया के प्रमुख रमजान कादिरोव ने बदला लेने की बात कही है। कादिरोव ने कहा कि उनके फाइटर्स कीव पर हमला करने के लिए तैयार हैं। एक हफ्ते में चेचेनिया की स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग पर हुए हमले का बदला लेने की सौगंध खाई है। पुतिन जब किसी शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं, तब वो चेचेन फौज को आगे करते हैं। मतलब अब यूक्रेन में चेचेन आर्मी खूनी खेल खेल सकती है। कल सुबह या एक हफ्ते में हम कठोर बदला लेंगे। हम सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि चेचेन रिपब्लिक को कोई छू नहीं सकता, और ना ही संपूर्ण रूस को। यूक्रेन के लोगों किस तरफ देख रहे हो, वो एक एक करके तुम्हारे आंसू बहा रहे हैं। तुम सब एक साथ उठ खड़े हो, अपनी बात रखो। तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, वे रो रहे हैं। जब रूस उन्हें वापस भेजता है तो वे रोते हैं।